अब हम बात करें अगर प्रोफेज फर्स्ट को हम डिटेल में करते हैं। प्रोफेज फर्स्ट की बात करें तो ये जो है इन सारे फेजेस से लंबा वाला फेज है, ठीक है। इसके फर्दर 5 सब फेजेस हैं, जैसे अभी मैंने बताया लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैजिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन की बात करें, सबसे पहले लेप्टोटीन की बात करें तो इसमें डीएनए जो है या जिसको हम न्यूक्लियर मटेरियल बोलते हैं उसकी कंडेंसेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। कंडेंसेशन कैसे होती है? बाय डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है और जो डीएनए इस तरह से फैला हुआ है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में बनना शुरू कर देता है, ठीक है। कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं हुई है, जस्ट कंडेंसेशन स्टार्ट हुई है। उसके बाद क्रोमोसोम इस स्टेज पे बिल्कुल फाइन थ्रेड लाइक, पतले धागे की तरह दिखते हैं हमें, और जो न्यूक्लियर एनवल्प है उसके साथ अटैच हुए होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास सेल आ गया, ठीक है, ये आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसमें जो क्रोमोसोम हैं बिल्कुल पतले धागे की तरह होंगे और अटैच रहते हैं किसके साथ? न्यूक्लियर एनवल्प के साथ, ठीक है। अभी इनमें कंडेंसेशन शुरू हुई है, कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए ये पतले धागे की तरह अपीयर होते हैं। और ये जो अपीयरेंस है कि बिल्कुल पतले धागे की तरह क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं, ये अपीयरेंस हमें देते हैं नीटिंग वुलन, ठीक है। पशम का धागा जो होता है ना, पशम का वो जो गोला सा होता है उसकी तरह जो है ये अपीयरेंस हमें देते हैं, बड़े लूज पतले धागे जुड़े होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है लेप्टोटीन में। अभी आगे डायग्राम में दोबारा से बताऊंगी। देन उसके बाद अगर हम बात करें लेप्टोटीन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है जाइगोटीन। देखो जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना शुरू कर देंगे, जो पतले धागे की तरह थे ना इस तरह से वो एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ टर्म यूज़ कर रही हूँ होमोलोगस। देखो एक होता है होमोलोगस, दूसरा होता है नॉन होमोलोगस, ठीक है। अब होमोलोगस और नॉन होमोलोगस टर्म्स क्या होती हैं? हमारी बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। अब ये 46 क्रोमोसोम जो हैं ये हमने शेप और साइज़ के बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। मतलब ये फर्स्ट पेयर है हमारे पास, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है। ये जो हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है ना क्रोमोसोम्स को, ये इनकी शेप, साइज़ और जीन्स के बेसिस पे किया है। फर्स्ट पेयर बात कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पेयर पे अलग उनका शेप और साइज़ अलग होता है, अलग जीन्स होते हैं, सेकंड पे अलग, थर्ड पे अलग, इसी तरह 46 तक अलग अलग होते हैं। ये 23 पेयर की बात करें, ठीक है। तो अब जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम हम कैसे लेते हैं? जैसे हम सिर्फ पहला पेयर ले रहे हैं, पहला पेयर क्रोमोसोम, या दूसरा लें या तीसरा लें, इस तरह ये क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस हैं। इनमें जीन्स सेम होते हैं, ठीक है, जीन्स की लोकेशन बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। अगर हम क्या करें, एक ले लें फर्स्ट पेयर का एक क्रोमोसोम, एक ले लें फिफ्थ पेयर का एक क्रोमोसोम, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? नॉन होमोलोगस, ठीक है। मतलब अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम अगर हम लेंगे तो नॉन होमोलोगस, सेम पेयर लेंगे तो होमोलोगस। वो हम कोई भी पेयर ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन होना चाहिए सेम। होमोलोगस और नॉन होमोलोगस का अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं जाइगोटीन पे। तो जाइगोटीन पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होती है पेयरिंग, ठीक है, जो शेप साइज में बिल्कुल सेम है उनकी होगी पेयरिंग। अब जो होमोलोगस हमारी बॉडी में, जो जैसे अपनी बात करें, हमारी बॉडी में अगर 46 क्रोमोसोम है, 23 हमारे फादर के हैं, 23 हमारे मदर के हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उसी तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, स्पर्म और ओवम की मिक्सिंग से नया इंडिविजुअल बनेगा। तो स्पर्म और ओवम के जो क्रोमोसोम मिक्स होकर तो नया इंडिविजुअल हम बनते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब जो ये मैटरनल और एक पैटर्नल क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं, इन दोनों के बीच ऐसी कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि हमेशा मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम पेयरिंग शो करते हैं? ये स्टिल अननोन है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि दो मैटरनल क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करें या दो पैटर्नल क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करें। ये दो मैटरनल एक पैटर्नल क्रोमोसोम ही पेयरिंग करते हैं। इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से पेयरिंग होती है। अच्छा, होमोलोगस में वन मैटरनल एंड वन पैटर्नल ही है। आप बच्चों को कन्फ्यूजन थी, मुझे किसी ने पूछा था। होमोलोगस क्रोमोसोम जैसे मैंने बता दिया ना, सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद जब पेयरिंग होती है, मतलब ये क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आना शुरू होते हैं, इनकी एक दूसरे के तरफ अट्रैक्शन होना शुरू होती है। ये जो सेंट्रोमियर है ना, आपको पता है ये क्रोमोसोम का ये होता है सेंट्रोमियर, ठीक है। इस सेंट्रोमियर के सराउंडिंग में होता है एक काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर का काम क्या होता है? ये स्पिंडल फाइबर्स के अटैचमेंट में भी रोल प्ले करता है और इन आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, ये जो आर्म और ये आर्म है ना, इनके अटैचमेंट में भी रोल प्ले करता है। इस काइनेटोकोर के सराउंडिंग में एक बनता है सिनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स।
स्नेप्टोनिमल कम्प्लेक्स क्या है? एक प्रोटीनेशियस मतलब प्रोटीन का एक कम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से इनकी पेयरिंग होना शुरू हो जाती है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स कहाँ बनता है? अराउंड काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कहाँ पे होता है? अराउंड सेंट्रोमियर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर ये वाला जो पोर्शन होता है क्रोमोसोम का, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, तो जाइगोट स्टेज में पेयरिंग होगी, उस पेयरिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। ठीक है, और पेयरिंग जो है वो किस वजह से होती है? सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स की वजह से, जिसकी वजह से क्रोमोसोम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हो गया हमारे पास जाइगोटिन स्टेज। देन है हमारे पास पैचिटिन स्टेज। पैचिटिन स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आए थे, जिन्होंने पेयरिंग शो की थी, अब वो करेंगे क्रॉसिंग ओवर, जैसे ये इस इमेज में देख लो। ठीक है, वो क्या करते हैं? क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है। अब यहाँ होगी आपको कन्फ्यूज़न। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं, ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं, इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इसी का दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, सेम है, मतलब जो हम पेयर ले रहे हैं वही है, लेकिन ये आपस में, ये भी हैं आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी या फिर इनकी, ये हमारे पास क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, इनके बीच, इन दोनों के बीच होगी, इन दोनों के बीच होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर किस में होगी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होती है। और ऐसा बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगी, वो बिल्कुल सेंटर से भी हो सकती है, लास्ट वाले पोर्शन से, टर्मिनल से भी हो सकती है, या रैंडम किसी भी पोजिशन से क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। ठीक है, ये देखो मैंने बताया हुआ है क्रॉसिंग ओवर इस वाली इमेज में। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, पैचिटिन का यही स्पेशल फीचर है, क्रॉसिंग ओवर। देन उसके बाद है हमारे पास डिप्लोटिन। ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई है, डिप्लोटिन में इनकी सेपरेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सेपरेशन होना स्टार्ट हुई है, कंप्लीट नहीं हुई, सेपरेशन होना शुरू हो गई है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ स्टिल नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी भी अटैच्ड हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या, या उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? चैज़मेटा, कैज़मेटा या चैज़मेटा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो सेपरेशन हुई है, सेपरेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड रीयूनियन। जैसे ये देखो, ये दो क्रोमोसोम है ना, इसका पार्ट इसके साथ ब्रेक हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ बता देती हूँ, ये हम शो करते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम, ये हुई क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब क्या होगा? इस वाले पॉइंट पे होगी ब्रेकेज और इस वाले पॉइंट पे होगी ब्रेकेज। ठीक है, इसका पार्ट, इस येलो वाले का पार्ट रेड वाले के साथ आ जाएगा, रेड वाले के पार्ट चला जाएगा येलो वाले के पास। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, नहीं, ब्रेकेज एंड रीयूनियन, टूटेगा और दोबारा जुड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ से ब्रेकेज हो गई, ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच हो गया, दूसरे वाला पार्ट इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकेज एंड रीयूनियन के लिए अलग अलग एंजाइम्स जो हैं वर्क करते हैं, जो क्या करते हैं? उन क्रोमोसोम्स की ब्रेकिंग कराते हैं, देन उनको रीजॉइन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस का क्या फीचर रहता है कि जो ये चैज़मेटा है टोटली डिसअपियर हो जाता है। चैज़मेटा अब आपको याद होना चाहिए, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जहाँ सेपरेशन के बाद नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी अटैच है, उसको चैज़मेटा बोलेंगे। अब वो डायाकाइनेसिस में टोटली डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और डायाकाइनेसिस में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी, जैसे ये सेल और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब ये डिसअपियर हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है। सेंट्रियोल जो थे वो पूरे अपोजिट पोल्स तक पहुंच चुके हैं, और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब देखो, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, ये म्योसिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन रहता है कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है, तो आपको याद रखना है हमेशा क्रॉसिंग ओवर पैचिटिन स्टेज में होती है। फिर ये भी पूछते हैं कैज़मेटा किस स्टेज में बनता है, तो वो बनता है डिप्लोटिन में। तो कैज़मेटा किस स्टेज में डिसअपियर होता है, वो होता है डायाकाइनेसिस में। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछते हैं, स्नेप्टोनिमल कम्प्लेक्स कौन से स्टेज में बनता है, तो वो हमारे पास जाइगोटिन स्टेज में स्नेप्टोनिमल कम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। खैर, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एमसीक्यूज तो अलग से डाल दूंगी, वो एक अलग बात है। अब देखो ये डायग्राम दोबारा से जो मैंने अभी बताया, लेप्टोटिन स्टेज, फाइन थ्रेड लाइक अपीयरेंस है, बिल्कुल क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल नहीं है। जाइगोटिन में ये देखो, मैंने यहाँ पे जो मैं क्रोमोसोम ले रही हूँ, 2 पेयर ले रही हूँ। ठीक है, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लेके आप डायग्राम बना लेना। जाइगोटिन में देखो पेयरिंग हो चुकी है, अलग अलग क्रोमोसोम मैंने अलग अलग कलर से बता दिए हैं। ठीक है, पेयरिंग हो चुकी है। पैचिटिन स्टेज में हो रही है क्रॉसिंग ओवर, वो भी मैंने देखो शो करी हुई है। पैचिटिन स्टेज में क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में क्रॉसिंग ओवर शो कर रहे हैं। डिप्लोटिन स्टेज में उनकी सेपरेशन हो रही है लेकिन स्टिल एक पॉइंट से अटैच हैं, जिसको हम कैजमेटा बोलेंगे। डायाकाइनेसिस में देखो टोटली सेपरेट हो चुके हैं, और ये मैंने क्रोमोसोम बताए देखो अलग अलग, इसकी यहाँ पे ब्लैक वाला पोर्शन बताया, इसकी यहाँ ब्लैक वाले की यहाँ पे ब्लू वाला पोर्शन बताया। ये क्या शो कर रहे हैं कि इनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। ठीक है, हो गया हमारे पास प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट। देन उसके बाद हम आते हैं मेटाफेज फर्स्ट पे। मेटाफेज का एक ही स्पेशल फीचर है, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो म्योसिस हो। स्पेशल फीचर क्या रहता है इसका कि इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं एक पर्टिकुलर प्लेन पे आके अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेन पे आके अरेंज हो जाते हैं, और क्रोमोसोम जो अरेंज होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं ना, जैसे ये देखो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 4 क्रोमोसोम हम लेके चल रहे हैं, तो इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल और पूरे इक्वेटोरियल प्लेन पे आके अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स तो फुली डेवलप्ड हो ही चुके हैं, और क्रोमोसोम जितना कंडेंस हो सकते थे उतना कंडेंस हो चुके हैं। अब इसके आगे इनकी कंडेंसेशन नहीं हो सकती, और क्रोमोसोम हमें क्लियरली विजिबल होते हैं मेटाफेज स्टेज में, उसके आगे या पिछले वाली स्टेज में क्लियरली विजिबल नहीं होते। ठीक है, अब जो स्पिंडल फाइबर्स बने हैं 2 तरह के बनते हैं, मैं डायग्राम से बता देती हूँ। 2 तरह के स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, एक को हम कंटिन्यूस बोलते हैं, एक को हम डिसकंटिन्यूस बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये स्पिंडल फाइबर जो एक सेंट्रियोल से अराइज हो रहा है दूसरे सेंट्रियोल तक डायरेक्ट रन कर रहा है, ये वाला, इसको बोलेंगे कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर। और ऐसा स्पिंडल फाइबर जो एक सेंट्रियोल से अराइज हुआ लेकिन जाके कहाँ अटैच हुआ है, ये सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, इसको डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर अराइज हुआ है तो उस सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम तक रन करा है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो ऐसा स्पिंडल फाइबर जो एक सेंट्रियोल से अराइज हो दूसरे सेंट्रियोल तक रन करे उसको कंटिन्यूस, एक सेंट्रियोल से अराइज हो दूसरे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तक रन करे तो उसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो मेटाफेज का यही फीचर है कि क्रोमोसोम्स जो हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे एक दूसरे के पैरेलली आके अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद आती है एनाफेज फर्स्ट। अब जो ये वाला फेज है ना, इसकी डायग्राम ऐड करनी याद नहीं रही, मैं बता देती हूँ ऐसे। एनाफेज फर्स्ट जो स्टेज है इसका स्पेशल फीचर क्या रहता है, इसी फेज में आके होती है रिडक्शन। इसी फेज में क्या होगी, रिडक्शन होगी, क्रोमोसोम्स जो हैं हाफ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कैसे रिडक्शन होती है वो मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, एक सेकेंड। जैसे ये देखो, ये मेटाफेज स्टेज है। एनाफेज स्टेज में क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम, जो ये क्रोमोसोम है ना, ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम जो हैं पूरे के पूरे यहाँ से ये पूरे मूव करके अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। ठीक है, माइटोसिस के केस में क्या हुआ था, सेंट्रोमियर से हुई थी स्प्लिटिंग, लेकिन म्योसिस के केस में स्प्लिटिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, होल क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब माइग्रेशन किस वजह से होती है, एनाफेज स्टेज में माइग्रेशन होगी, एक तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनकी होना शुरू हो जाएगी इलोंगेशन। जैसे ही ये अपोजिट पोल की तरफ, इक्वेटोरियल प्लेन से अपोजिट पोल, इस पोल और इस पोल की तरफ मूव होना शुरू होंगे तो इनमें क्या होना शुरू हो जाएगी, रिपल्सिव फोर्स जो है वो जनरेट हो जाएगी। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, 2 अलग क्रोमोसोम्स की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इनमें रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाएगी, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। पूरे के पूरे क्रोमोसोम जो हैं एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक इस डायरेक्शन में, सेम इधर से भी इस डायरेक्शन में जो है क्रोमोसोम मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब जब क्रोमोसोम मूव करके अपोजिट पोल की तरफ गए तो ये अपोजिट पोल्स जो हैं, अपोजिट पोल्स पे अलग अलग सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहीं पे आके क्या होती है, रिडक्शन। एनाफेज फर्स्ट में हमारे पास जो क्रोमोसोम्स की है क्या हो चुकी है, रिडक्शन हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है टीलोफेज फर्स्ट, जो ये क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करके चले गए थे। अब जो है सेल जो है इस तरह से एनलार्ज होना शुरू हो जाता है, एक सेंटर में ग्रूव या फरो बनना शुरू हो जाती है, जिससे साइटोकाइनेसिस होगी, मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे वो रीअपियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर जो हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये वाले सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर थे ना, ये सेंट्रियोल हो गया, ये स्पिंडल फाइबर, ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे टीलोफेज फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब जो सेल्स इलोंगेट करा था एनाफेज स्टेज में ना, सेल इस तरह से इलोंगेट कर जाता है। जो सेल इलोंगेट हुआ था अब उसमें एक ये फरो डेवलप हुई है, जैसे ये फरो देखो डेवलप हो गई है, या ग्रूव इसको बोलते हैं। तो यहाँ से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड करेगा, साइटोकाइनेसिस होगी और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, कितने, 2 डॉटर सेल। अभी म्योसिस हमारे पास कंप्लीट नहीं हुई। म्योसिस का एक फीचर स्पेशल रहता है कि 1 पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 4
डॉटर सेल्स, हमेशा 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो अभी हमारे पास कितने बने हैं? जस्ट 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। जैसे ही 2 डॉटर सेल्स बनते हैं उसके बाद छोटा सारा एक रेस्टिंग फेज आ जाता है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है। अब इंटरकाइनेसिस जो है बड़े छोटे से शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। इंटरकाइनेसिस का स्पेशल फीचर क्या रहता है? अब इसमें डुप्लीकेशन होगी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की, ऑर्गेनेलीज की डुप्लीकेशन होगी, न्यूक्लियर कंटेंट की कभी भी डुप्लीकेशन नहीं होती। देखो इंटरफेज जो मैंने आपको पहले करवाया था ना सेल साइकिल में, इंटरफेज जिसमें मैंने आपको G1 फेज, S फेज और G2 फेज बताया था। S फेज में मैंने आपको बताया था कि रेप्लिकेशन, DNA का कंटेंट जो है डबल होता है, लेकिन इसमें ये बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, इसमें S फेज रन ही नहीं करता, DNA कंटेंट एज इट इज़ रहता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की क्या होगी? डिवीजन होगी। किस फेज में? इंटरकाइनेसिस में, ठीक है। जब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है डिवाइड कर जाएगा उसके बाद ये मियोसिस फर्स्ट जो है एंटर कर जाएगा मियोसिस सेकंड में, ठीक है। मियोसिस सेकंड में आपको कल करवाऊंगी, आज मियोसिस फर्स्ट ही रखते हैं। जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन हो बच्चे आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन होगी आप मुझे पूछ सकते हो, उसको मैं क्लियर कर दूंगी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।